I am PL Nareda, Assistant Professor, Government College Karmas, and today we will continue the poem Essay on Criticism by Alexander Pope. पिछले वीडियो में हमने जो अलेक्जेंडर पॉप की पोएम पढ़ी थी उसी को आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे मतलब एक निबंध, क्रिटिसिज्म आलोचना पर एक निबंध। अलेक्जेंडर पॉप ने हमें बताया है कि हम जब किसी चीज़ को देखें तो उसकी आलोचना हम किस तरह से करें। किसी भी चीज़ में अगर हमें कोई छोटी सी गलती मिलती है तो हम उसको इग्नोर करना सीखें, न कि उस गलती को हम बढ़ावा दें। अब हम आगे चलते हैं। ए परफेक्ट जज will read each work of wit with the same spirit that हमें बताते हैं। अ परफेक्ट जज, जज मतलब मूल्यांकन करने वाला, आकलन करने वाला। कौन होगा एक परफेक्ट जज? कौन होगा? विल रीड ईच वर्क ऑफ विट, विट का मतलब होता है बुद्धिमानी से पूर्ण, बुद्धि में आने से पूर्ण जो भी वर्क है, वर्क मतलब रचना, जो भी रचना बुद्धिमानी से पूर्ण है, अगर उसको एक परफेक्ट जज पढ़ेगा, विल रीड पढ़ेगा, यानी जब वो उसका मूल्यांकन करेगा, एक अच्छा जज वो होगा जो बुद्धिमानी से पूर्ण किसी रचना को जब पढ़ेगा विद द सेम स्पिरिट, उसी भाव से पढ़ेगा। यहाँ स्पिरिट का मतलब आत्मा नहीं है, भाव है, उसी भाव से पढ़ेगा। दैट इट्स ऑथर रिट, रिट मतलब लिखा है, इट्स ऑथर, ऑथर मतलब लेखक ने, जो उस लेखक ने लिखा है उसी भाव से जब वो उसे पढ़ेगा तो वो परफेक्ट जज कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब किसी लेखक ने कोई रचना लिखी है और पढ़ने वाला उस रचना को उसी भाव से पढ़ेगा जिस भाव से लेखक ने लिखा है, तो वो परफेक्ट जज होगा। ऐसा नहीं कि लेखक क्या कहना चाह रहा था और पढ़ने वाले ने उसका क्या अर्थ लगाया। अगर ऐसा होगा तो वो परफेक्ट जज नहीं होगा, वह सही निर्णायक नहीं होगा। सर्वे द हुल नॉर सिक्स स्लाइट फॉल टू फाइंड, सर्वे द हुल, हुल मतलब पूरी चीज का हमें सर्वे करना चाहिए, आकलन करना चाहिए। जब हम कोई अच्छी रचना पढ़ रहे हैं, अच्छी कविता पढ़ रहे हैं, अच्छा उपन्यास पढ़ रहे हैं, अच्छा ऐसे पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सर्वे द हुल, हमें पूरी चीज का सर्वे करना चाहिए, न कि हमें उसमें छोटी छोटी गलतियां ढूंढनी चाहिए। नॉर सिक, सिक मतलब खोज करनी चाहिए, स्लाइट मतलब कि उसमें छोटी छोटी गलतियां हैं और हम उनको खोजें, ऐसा नहीं करना चाहिए। सपोज करो हम बहुत बड़ी बिल्डिंग को देख रहे हैं, अगर उसमें कहीं पे कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो हमें उस छोटी मोटी मिस्टेक को फॉरगेट करना चाहिए, उसे भूल जाना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। हमें उस बिल्डिंग की भव्यता को देखना चाहिए। इसी तरह से काव्य रचना में जब हम कोई अच्छी रचना पढ़ रहे हैं तो सर्वे द हुल, हमें उस पूरी चीज़ का सर्वे करना चाहिए। नॉट सिक्स स्लाइट फॉल टू फाइंड, हमें उसमें छोटी छोटी गलतियां नहीं ढूंढनी चाहिए। वी मस्ट नॉट फाइंड द स्लाइट फॉल्ट्स when we are looking for a big or a great book or a great work. Where nature moves and rapture warms the mind. Where nature moves, जहां भी प्रकृति हमें प्रभावित करती है, नेचर प्रकृति, मूव्स प्रभावित करती है, एंड रैप्चर और आनंद देती है, वार्म्स द माइंड जिससे हमारा मस्तिष्क तरोताजा हो जाता है। वार्म मतलब गरम, यहाँ गरम से मतलब है तरोताजा, माइंड मस्तिष्क। यानी जब हम कोई चीज ऐसी देखते हैं, वह नेचर मूव्स, जहाँ हमारी जो नेचर है वो प्रभावित होता है। यानी जब हम किसी चीज को देखते हैं, वह नेचर मूव्स, जहाँ पे प्रकृति हमारा स्वभाव प्रभावित होता है, एंड रैप्चर और हमें आनंद मिलता है, वार्म्स द माइंड हमारे मन मस्तिष्क को, नोर लूज फॉर दैट मैलिग्नेंट डल डिलाइट, वहां पर जहां हमारा मन मस्तिष्क आनंदित हो जाता है, जहां हमें प्रकृति में कोई चीज़ देखते हैं तो हम प्रभावित हो जाते हैं,
जहाँ हमें खुशी मिलती है ऐसी जगह पे नॉर लूज हमें खोना नहीं चाहिए। फॉर द मैलिग्नेंट डल डिलाइट, मैलिग्नेंट खुशियाँ मिल रहे हो वहाँ हमें छोटे छोटे बुरे इरादे छोड़ देने चाहिए। नॉर लूज हमें नहीं खोना चाहिए किसमें? फॉर दैट मैलिग्नेंट डल डिलाइट, मैलिग्नेंट मतलब दुष्टतापूर्ण, बुरे, डल डिलाइट तुच्छ आनंद, वहाँ हमें दुष्टतापूर्ण तुच्छ आनंदों में नहीं खोना चाहिए, हमें उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। द जनरस प्लेजर टू बी चार्म्ड विद विट, द जेनरस प्लेजर, जेनरस मतलब उदारता भरे हुए, प्लेजर आनंद, उदारता भरे हुए आनंद, टू बी चार्म्ड हम आकर्षित होते हैं, विद विट जब हम बुद्धिमानी से पूर्ण कोई चीज़ देखते हैं। द जेनरस प्लेजर उदारता भरे आनंद, टू बी चार्म्ड उनको आकर्षित होने चाहिए, विद विट बुद्धि से, यानी जब कोई हम बुद्धिमानीपूर्ण कोई रचना देखें, बुद्धिमानीपूर्ण कोई चीज़ देखें, कोई कला देखें, तो हमारे मन में जेनरस प्लेजर उत्पन्न होना चाहिए। जेनरस मतलब उदारता भरा, प्लेजर आनंद, और टू बी चार्म्ड हमें उनके प्रति आकर्षित होना चाहिए। बट इन सच लेज एज नाइदर एब नॉर फ्लो, करेक्टली कॉल्ड एंड रेगुलरली लॉ। अब देखो लेखक ने यहाँ बताए परत, बट इन सच लेज जब इस तरह की परत या इस तरह के आनंद हमारे मन में आए, एज नाइदर एब हमें ना तो उसमें एब होना चाहिए, नॉर फ्लो ना ही हमें फ्लो होना चाहिए। एब और फ्लो का मतलब होता है उतार चढ़ाव, एब का मतलब होता है चढ़ाव और फ्लो का मतलब होता है उतार, यानी जैसे लहरों में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो जब हम किसी चीज़ से आनंदित हो तो हमें कंट्रोल रखना चाहिए, हमें उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहना चाहिए, हमें तटस्थ रहना चाहिए। हम किसी भाव को इस तरह से देखें कि उसमें न तो ज़्यादा खुश हो न ज़्यादा दुखी हों। बट इन सच लेज लेकिन इस तरह के उतार चढ़ाव में नाइदर एब नॉर फ्लो हमें न तो ज़्यादा चढ़ाव में रहना चाहिए न फ्लो में रहना चाहिए। करेक्टली कोल्ड बल्कि हमें क्या रहना चाहिए? लेखक ने यहाँ लिखा है, कवि ने लिखा है करेक्टली कोल्ड, करेक्टली मतलब सही तरीके से हमें कठोर होना चाहिए, कोल्ड से मतलब है यहाँ पे कठोर, एंड रेगुलरली लो और नियमित रूप से लो होना चाहिए, यानी हमें नीचे स्तर से सोचना चाहिए, हम डायरेक्ट ऊपर स्तर से ना सोचें। करेक्टली कोल्ड करेक्टली सही तरीके से कठोर रहें, एंड रेगुलरली लो और नियमित रूप से हम लो रहें, स्थिर रहें। दैट सनिंग फॉल्ट्स हम गलतियों को छोड़ें, सनिंग मतलब होता है त्याग कर दें, फॉल्ट्स गलतियों को, अगर हमें कोई अच्छी रचना मिली है तो उसमें कोई छोटी गलती है तो उनको फॉल्ट कर उन फॉल्ट्स को सन कर देना चाहिए, सन मतलब त्याग देना चाहिए। वी मस्ट फॉरगेट द फॉल्ट्स हमें उन फॉल्ट्स को छोड़ देना चाहिए। दैट सनिंग फॉल्ट्स हमें उन कमियों को छोड़ देना चाहिए। वन क्वाइट टेनर कीप, टेनर का मतलब बनाए रखना चाहिए, हमें हमारा जो स्वभाव है उसको शांत बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हम एक निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं, हम जज की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए हमें ना तो उनमें ज़्यादा लिप्त होना चाहिए ना उनकी हमें बुराई करनी चाहिए। दैट सनिंग फॉल्ट्स हमें फॉल्ट्स को सनिंग कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। वन क्वाइट कैनर टीप, और वन मतलब उस व्यक्ति को जो जजिंग कर रहा है, क्वाइट शांत रहना चाहिए, टेनर मतलब उसका जो स्वभाव है उसको बनाए रखना चाहिए, उसके स्वभाव को शांत बनाए रखना चाहिए। दैट मीन्स ही शुड बी कीप क्वाइट वाइल जजिंग अ वर्क। वी कैन नॉट ब्लेम इंडीड बट वी मे स्लीप। वी कैन नॉट ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है दोषारोपण, दोषारोपण। इंडीड वास्तव में हम किसी चीज़ पे दोषारोपण नहीं कर सकते। दोषारोपण से मतलब है हम किसी चीज़ में गलतियां नहीं निकाल सकते। बट वी मे स्लीप लेकिन हम आंख मूंद लेते हैं। वी में स्लीप मतलब हम सो सकते हैं,
सोच सकते हैं इसका मतलब है हमें गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि हमें गलतियों को इग्नोर करना चाहिए। यहाँ पे बट वी मैं स्लीप से मतलब है हमें इग्नोर करना चाहिए। अगर कोई अच्छी रचना है उसमें छोटी मोटी मिस्टेक है, दैट मस्ट वी इग्नोर, हमें इग्नोर कर देना चाहिए। In wit, as in nature, what affects our heart is not the exactness of peculiar parts. इन विट बुद्धिमानी में, अब यहाँ पे लेखक हमें बता रहा है, अलेक्जेंडर पॉप जो है वो हमें बता रहे हैं, इन विट जैसे बुद्धि में, जैसे हम बुद्धि में एज नेचर, वैसे ही प्रकृति में, जैसे हम प्रकृति में कोई चीज़ देखते हैं वैसे ही बुद्धि में। व्हाट अफेक्ट्स आवर हार्ट, जो चीज़ हमारे हृदय को प्रभावित करती है, व्हाट जो अफेक्ट प्रभावित करती है आवर हार्ट्स हमारे हृदय को, जैसे जो चीज़ हमें बुद्धि में प्रभावित करती है वैसे ही वो चीज़ हमें नेचर में भी प्रभावित करती है। व्हाट अफेक्ट्स आवर हार्ट, वो हमारे हृदय को प्रभावित करती है। इज नॉट द एग्जैक्टनेस ऑफ पेक्यूलियर पाथ। अब देखो यहाँ पे लेखक ने एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया है। इज नॉट द एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टनेस का मतलब होता है सटीकता, ठीक ठीक या उपयुक्तता। पेक्यूलियर का मतलब होता है विशिष्ट, पार्ट्स मतलब अंग। प्रकृति में और बुद्धि में एक चीज की समानता लेखक बता रहा है कि इन विट बुद्धि में, एज इन नेचर वैसे ही प्रकृति में, व्हाट अफेक्ट्स आवर हार्ट, जो चीज़ हमें प्रभावित करती है, इज नॉट द एग्जैक्टनेस ऑफ पेक्यूलियर पार्ट, वो किसी पार्ट की एग्जैक्टनेस या विशिष्टता नहीं है। एग्जैक्टनेस मतलब पूर्णता, पेक्यूलियर मतलब विशिष्टता, यानी कोई चीज़ को जब हम देख रहे हैं तो उसके विशेष पार्ट की विशेषता ही नहीं है। जैसे हम कोई मकान ले रहे हैं, कोई अच्छा सा मकान हमने देखा है और उसमें एक रूम बहुत अच्छा है, तो उस आधार पे हम मकान का आकलन नहीं करें। एग्जैक्टनेस मतलब सटीकता और पेक्यूलियर मतलब विशिष्टता, इन दो किसी पार्ट की एग्जैक्टनेस और पेक्यूलियरिटी के आधार पे उस चीज़ का आकलन नहीं करें। लेखक देखो यहाँ पे कवि हमें कैसे इसको समझा रहा है। इट इज नॉट लिप और इट इज नॉट, इट इज नॉट, टिस यहाँ पे जो लिखा हुआ है टिस मतलब इट इज नॉट लिप और आई। लिप और आई को ही हम ब्यूटी थोड़ी ना कहते हैं। किसी की लिप बहुत खूबसूरत है, किसी की आंखें बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब हम उसको ब्यूटी थोड़ी कहते हैं। तो किसको कहते हैं? बट द जॉइंट फोर्स एंड फुल रिजल्ट ऑफ ऑल, बट बल्कि जॉइंट फोर्स, जॉइंट मतलब सम्मिलित फोर्स मतलब रूप, एंड फुल रिजल्ट और पूरा रिजल्ट ऑफ ऑल इन सबका, यानी आंखें भी सुंदर हो, नोज भी सुंदर हो, चिक भी सुंदर हो, हेयर भी सुंदर हो, सब चीज़ें सुंदर हो, बट द जॉइंट फोर्स उन सबका सम्मिलित रूप, एंड फुल रिजल्ट ऑफ ऑल और फिर उसका पूरा रिजल्ट। यहाँ पे कवि ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है कि जब हम किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो न केवल उसके लिप और आई की वजह से ही उसको खूबसूरत कहते हैं, बल्कि उन सबका सम्मिलित रूप और फिर उसका पूरा रिजल्ट जब उसको हमें देखना पड़ता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे लेखक ये समझा रहा है कि जब किसी रचना को पढ़ें तो उसमें उसकी प्रत्येक सेंटेंस को, उसका प्रत्येक भाव जो है हमें समझना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसका मूल्यांकन करना चाहिए। 10 व्हेन वी व्यू सम वेल प्रोपोर्शन डूम, 10 इस तरह से व्हेन वी सी जब हम देखते हैं, व्यू मतलब देखते हैं, 10 इस तरह से व्हेन वी व्यू जब हम देखते हैं, सम कोई, वेल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात में, वेल मतलब अच्छे अनुपात में, डूम गुंबद, जब हम कोई अच्छे अनुपात में बना हुआ गुंबद देखते हैं, यहाँ गुंबद से मतलब धार्मिक गुंबद से हैं, कोई जैसे मंदिर देखते
कवि ने समझ बताया भी है, द वर्ल्ड्स जस्ट वंडर, जो दुनिया के लिए अजूबा है, एंड इवन दाइन रोम, और है रोम तुम्हारे लिए भी। शहर, रोम जो है शहर का नाम है रोम, और वहाँ पे यरूशलेम नामक जगह पे यहूदियों का सिनेगॉग है। सिनेगॉग वैसे ही होता है जैसे हिंदुओं में मंदिर और मॉस्क्यू मस्जिद मुस्लिम समाज के लिए और क्रिश्चियन के लिए चर्च, उसी तरह से यहूदी लोगों के लिए सिनेगॉग होता है जो वहाँ पर है रोम में। तो यहाँ पे उसी की बात कही गई है। 10 इस प्रकार से, व्हेन वी व्यू, जब हम देखते हैं, सम वेल प्रोपोर्शन डूम, कोई अच्छे अनुपात में बना हुआ गुंबद, और कोष्टक में दिया है द वर्ड्स जस्ट वंडर, जो दुनिया के लिए अजूबा है, एंड इवन दाइन, और तुम्हारे लिए भी। दाइन मतलब तुम्हारे लिए भी, ओ रोम, है रोम, यहाँ पे यरूशलेम की बात कर रहा है। नो सिंगल पार्ट्स अनइक्वली सरप्राइज, उसका कोई सिंगल पार्ट हमें सरप्राइज थोड़ी देता है। जैसे हम मान लो कहीं पे कोई अच्छा सा मंदिर या मस्जिद देखते हैं तो उसका सिर्फ सिंगल पार्ट ही हमें सरप्राइज थोड़ी करता है। जैसे हम ताजमहल देखते हैं तो क्या उसका बाहरी स्वरूप ही देख करके हम सरप्राइज हो जाते हैं? यहाँ पे कवि ने यही कहा है, नो सिंगल पार्ट्स, सिर्फ अकेला पार्ट्स अनइक्वली, असमान रूप से सरप्राइज आश्चर्यचकित करता है। ऑल कम्स यूनाइटेड टू द एडमायरिंग आइज, बल्कि ऑल सब कुछ, कम्स यूनाइटेड जब सम्मिलित रूप में आता है, टू द एडमायरिंग आइज, तो हमारी आंखों को प्रशंसनीय लगता है। यानी किसी पार्ट की हम प्रशंसा नहीं करते, बल्कि जब पूरा का नो मॉन्स्ट्रस हाइट और ब्रेथ और लेंथ अपीयर, नो मॉन्स्ट्रस हाइट, ब्रेथ और लेंथ। अब देखो यहाँ पे हाइट ऊंचाई, ब्रेथ चौड़ाई, लेंथ लंबाई, अपीयर यानी प्रकट होती है। मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है दैत्याकार, विशाल, बहुत बड़ी मात्रा में। किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर वो दैत्याकार हो तो उससे वो अच्छा थोड़ी लगता है। तो कैसे लगता है? द हुल, पूरा का पूरा, एट वंस, जब वो दिखता है एक बार में, एट वंस मतलब एक बार में, बोल्ड, सशक्त रूप से, एंड रेगुलर, और नियमित रूप से जब वो दिखता है तो उसकी ब्यूटी हमें नजर आती है। द हुल, पूरा का पूरा, नो मॉन्स्टर्स हाइट, न तो राक्षस के समान या विशाल ऊंचाई चौड़ाई और लेंथ लंबाई दिखती है तो हमें अच्छा लगता है, बल्कि द हुल, पूरा का पूरा, एट वंस, एक समय में, इज बोल्ड, सशक्त रूप से, एंड रेगुलर, नियमित रूप से जब कोई दिखता है, कोई आकृति दिखती है, कोई कलाकृति दिखती है, तो उसको हम ब्यूटी कहते हैं, न कि उसके अलग अलग भागों को हम ब्यूटी कहते हैं। इसी तरह से जब हम कोई रचना पढ़ते हैं तो उसके सभी भागों का जब हम मूल्यांकन करते हैं तब जाकर के हमें उसका निर्णय करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं कविता का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करूँगा। द स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इस कविता का पोजीशन, पहला जो पार्ट है उसमें आलोचना के नियम बताए गए हैं। द सेकंड पार्ट रिवील्स द डेंजर्स वाइल क्रिटिसाइजिंग द पोएम। दूसरा जो पार्ट है उसमें बताया है कि कविता की आलोचना करने में क्या खतरा है। इन द थर्ड पार्ट क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्रिटिक आर रिफाइन। और तीसरे पार्ट में एक अच्छे आलोचक की विशेषताओं को बताया गया है। इट्स टोन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कन्वर्जेशनल। इसकी जो टोन है वो सीधी सपाट है और कन्वर्जेशनल है। कन्वर्जेशनल का मतलब ऐसा लगता है जैसे हमें लेखक बातचीत के माध्यम से समझा रहा है। पोप प्राइमरली यूज हीरोइक कपलेट। पोप ने इस कविता में हीरोइक कपलेट को काम में लिया है। एंड हिज लाइन्स आर इमेंसली कोटेबल। और पोप की जो लाइन्स है वो बहुत ज़्यादा कोटेबल है। कोटेबल मतलब जिनको कोट कर सकते हैं, जिनके हम उद्धरण दे सकते हैं। इमेंसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। जैसे फ्रॉम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म कम्स फेमस फ्रेज सच एज। जैसे उसकी कुछ लाइन है जो कि ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म से ली है। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। गलती करना मनुष्य का काम और
माफ़ करना भगवान का काम। अ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान भयंकर होता है। इसलिए पूरी पोएम को पढ़िए, आधी पोएम को पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। थैंक यू।